बच्चों तो एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एपरेंट वेट। ठीक है, उससे पहले ना मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहता हूँ इसके बारे में। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं। इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम को समझने के लिए थोड़ा वैसे बेसिक सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे एक है इनर्शियल फ्रेम, ऐसे इसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो होता क्या एक्चुअली, देखो होता क्या बच्चों, मान के चलो कि एक रोड है, मतलब ये सड़क है आपकी। ठीक है, दो पर्सन है। ठीक है, या एक ही कोई पर्सन है, वो जा रहा है। ठीक है, वो जा रहा है। ठीक है, एक दूसरा पर्सन है, वो भी जा रहा है। और दोनों की एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ठीक है, या फिर एक्सेलेरेशन आपकी क्या है, जीरो है। मान के चलो एक्सेलेरेशन जीरो है, और जीरो ले। यही आती है। एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों, आपकी जीरो है। अगर अब एक्सेलेरेशन दोनों की जीरो है और बाहर से ऑब्जर्वर देखेगा, तो बाहर वाला ऑब्जर्वर तो बहुत आराम से बोल देगा, देखो ये 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो सेम ही रहेगा, यस और नो, क्योंकि कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं। हाँ जी सर। है ना। सॉरी, गैप थोड़ा बढ़ता रहेगा, गैप बढ़ता रहेगा क्योंकि 3 - 5 है ना, सॉरी। तो कितना रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी हो गया बच्चों उसमें, 5 - 3। कैसे बताया था, याद करो मैंने क्या बोला था। अगर मान के चलो कोई दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और मेरे को जानना है कि इसकी 5 है और इसकी 3 है, तो मैंने बोला था कि एक की जीरो कर दो। एक की जीरो करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, रिवर्स डायरेक्शन में 3 डाल दो यहाँ पे, और इसके भी रिवर्स डायरेक्शन में 3 डाल दो। अब बताओ, मैंने उसको रिवर्स डायरेक्शन में अगर 3 वेलोसिटी दे दिया और ये प्लस है, प्लस और माइनस विल बिकम जीरो। जीरो का मतलब ये किस पे आ गया बच्चों, ये आ गया रेस्ट पर। और ये कितने पे आ गया, सर इसकी अभी भी वेलोसिटी कितनी है, +5 है, -3 है, तो कितनी वेलोसिटी बच्चों, +2 वेलोसिटी। दैट मीन्स जो ये पर्सन है ना ए, ये विद रिस्पेक्ट टू बी, एक पर्सन विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, आप बोलोगे सर 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से जा रहा है। किस केस में जा रहा है बच्चे, किस केस में जा रहा है, सर ये जा रहा है जब एक्सलेशन आपका जीरो है, जब एक्सलेशन आपका जीरो। तो मैं यहां से अच्छे से कंफर्म कर सकता हूँ, मैं यहां से अच्छे से कंफर्म कर सकता हूँ। समझ में आ गया सभी को, क्लियर हो गया। हाँ जी सर। यस सर। ठीक है, यस लेकिन सर। अगर मैं इनर्शियल फ्रेम, मतलब कि इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन मैं जैसे ही नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाता हूं, तो इसका भी फिर दोबारा एक इनर्शियल और नॉन इनर्शियल समझाता हूं। मान के चलो कि एक लिफ्ट है। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट लिफ्ट है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है जो इसको देख पा रहा है। ठीक है, देख पा रहा है, तो एक पर्सन यहाँ पे है। ट्रांसपेरेंट लिफ्ट देखी ना आपने, मॉल में होती है। तो ये पर्सन ये एक्सेलरेटेड मोशन में जा रहा है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। तो इस पर्सन को क्या लगेगा, इस पर्सन को लगेगा देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये कहाँ जा रहा है बच्चों, ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इसका मोशन कहाँ पे, अपवर्ड मोशन में। ठीक है बच्चों, ये तो पता ही है ना, इस ऑब्जर्वर को पता चल रहा है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है बच्चों, अपवर्ड मोशन में जा रहा है। लेकिन ये पर्सन ए है, ये बी है। अब मान के चलो कि हाँ, यहाँ पे क्या बोलेगा, ए बोलेगा कि बी इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, ऐसे बोल देगा। लेकिन अब ए और बी ना अंदर आ गए, दोनों के दो। अब बोला दिमाग मत लगाना, मेरे को मत बोलना ऐसे, अगर सर पता तो चली जाता हूँ ऊपर चल रहे तो। आइडियल कंडीशन में लिफ्ट बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल स्मूथ लिफ्ट है, बिल्कुल ये समझ लो कि बुर्ज खलीफा वाली लिफ्ट है। पता नहीं चलेगा आप इतनी ऊपर पहुंच गए हो। ठीक है, ये पर्सन ए है और ये पर्सन क्या है बच्चों, बी। अब ए क्या बोलेगा कि बी ऊपर जा रहा है, ऐसे बोल सकता है क्या, सर बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। बच्चों बताओ, बोल सकता है क्या वो, क्या ए ऑब्जर्वर बोल सकता है नो लिफ्ट के सर। अंदर कि ऊपर जा रहा है, नो सर। बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। नो सर। क्यों, क्योंकि वो उसको महसूस ही नहीं होगा कि वो एक्सेलेटेड मोशन में, यस और नो, क्योंकि वहां पे वो रिलेटिव कंपैरिजन ही नहीं कर पा रहा। यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है, इसलिए इसको दिखाई दे रहा था कि ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि ये जब भी एक्सेलेटेड मोशन में कोई चीज आ जाती है, तो उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं।
क्या बोलते हैं उसको, नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। अब जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो वहां पे हम क्या करते हैं बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आता है सूडो फोर्स। किसका आता है? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। सूडो फोर्स का मतलब होता है एक फिक्टिशियस फोर्स है। फिक्टिशियस का मतलब होता है नकली फोर्स। फिक्टिशियस फोर्स बोलता है बच्चों उसको, फिक्टिशियस फोर्स। हिंदी में लिख लेना, नकली फोर्स। नकली फोर्स ये क्या काम करता है? अब एक चीज बताओ, आपका एक्सेलेरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है कि नहीं? यस और नो? आपका एक्सेलेरेशन क्या है बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड तो ध्यान डायरेक्शन। से देखो, तो ये क्या करता है बच्चों, ये बोलेगा इसका मतलब कि अगर मुझे इसको रेस्ट पे लाना, याद है हम नहीं अभी यहाँ पे क्या किया था बच्चों, यहाँ हमने क्या किया था, इस बॉडी को रेस्ट पे लाने के लिए मैंने -3 वेलोसिटी दी थी ना, -3 दी थी। यहाँ पे हम क्या करेंगे हाँ जी बच्चों, सर। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगी -ma होगी। क्या होगी बच्चों? -ma। माइनस। माइनस क्यों लगाया बच्चे यहाँ पे, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमने बच्चों इसको अपोजिट डायरेक्शन में कंसीडर किया। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी। तो सर ये फिक्टिशियस फोर्स हेल्प क्या करता है, क्या चीज हेल्प करेगा हमें, क्या चीज के ऐसा आपने बताया क्यों, ये तो माइनस ही तो आया बस, ये तो कोई बड़ी चीज नहीं लग रही मेरे को, माइनस तो मैं नॉर्मली भी कंसीडर कर सकता था। इसका हेल्प कहाँ पे है सॉल्यूशन में, वो हम आगे जाके देखेंगे। बस इतना आपको करना है कि जब भी कोई एक्सीलरेटेड मोशन में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फिक्टिशियस फोर्स मान लो। बस कौन सा मान लो बच्चों? सूडो फोर्स और फिक्टिशियस फोर्स मान लो। अब जैसे मुझे बताओ, जैसे मैं एक फिक्टिशियस फोर्स मान लूंगा, ठीक है यहाँ पे, तो क्या ये लिफ्ट मूव कर रही है कि नहीं कर रही है? अब बताओ, अब क्या लिफ्ट मूव कर रही है? अब क्या तो लिफ्ट सर। मूव कर रही है? आप बोलोगे सर लिफ्ट मूव नहीं कर रही है। समझ में आ गया? नाउ आफ्टर कंसीडरिंग सूडो फोर्स in opposite direction, lift or object is at rest, तब उसको हम रेस्ट पे मानेंगे। तब उसको क्या मानेंगे बच्चों? रेस्ट पे मानेंगे। ये हर केस में करना है। हर केस का मतलब ये सर मुझे कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन करेंगे ना एक्सीलरेटेड मोशन वाले तो वहां से पता चल जाएगा आपको। एक्सीलरेटेड मोशन करेंगे तो वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा आइडिया। ठीक है, करें बच्चों? हाँ जी सर। अब देखो क्या होगा। अब अगर आपने ये समझ लिया ना तो आपको सूडो फोर्स से सीधे वो सबका क्लियर हो जाएगा आइडिया। चलो देखो, एक होता है बच्चों एपरेंट वेट होता है, एक होता है रियल वेट होता है। अब एक चीज बताओ, आप जैसे अभी आप अर्थ पर हो, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ मास है और नीचे की तरफ ग्रेविटी है, तो आप बोलोगे जो आपका वेट है ना वो होगा बच्चों mg होगा। ये सो नहीं तो सभी को पता है, ये तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, हमारा वेट क्या होगा बच्चों? mg के बराबर होगा। सही बात है, लेकिन ध्यान से देखो, जब ये पर्सन ऊपर चला जाता है एक सर्टेन हाइट पे पहुंच जाता है, याद है वहां पे क्या चीज की वैल्यू चेंज हो जाती है? कोई बताएगा मेरे को किस चीज की वैल्यू चेंज हो जाती है? सर जी की। ठीक है। शाबाश, वो क्या बन जाता है? जी डैश बन जाएगा। तो अब आपका वेट कितना हो गया बच्चों? एम जी ठीक। डैश। अब जो ये वेट निकला ना, ये वेट, इसी वेट को क्या बोलते हैं बच्चों? एपरेंट वेट बोलते हैं। और ये आपका क्या है? ये एक्चुअल वेट है जब आप अर्थ पर हो। दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? हाँ जी सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो यही होता है बच्चों, एपरेंट और रियल वेट होता है। तो सर इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं, कहाँ पे मतलब इस चीज को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है? तो इसको पढ़ने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एलिवेटर पे अब आप एक्सीलरेटेड मोशन में जाते हैं कि नहीं जाती? जाएगी। अगर सर एक्सीलरेटेड मोशन में जाएगी तो क्या हमारे वेट के ऊपर फर्क पड़ेगा? सर पड़ेगा। क्या मास के ऊपर फर्क पड़ेगा? मास के ऊपर
मास के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मास तो आपका क्या है, कंटेन द बॉडी होता है ना, मैटर होता है ना जो आपका, वो उसमें थोड़ा चेंज आ रहा है, उसमें थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन आपकी जी के चेंज होने की वजह से, एक्सेलेरेशन चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है बच्चों, आपके वेट में चेंजेस आते हैं, वेट में। तो देखा गया, लिखो, अब लिखो एलिवेटर केस। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं। आपको लेनी है एक वेइंग मशीन, ठीक है, तो पहले लिख लो, अ वेइंग मशीन is used to measure the weight of a body। और वेट किससे मेजर होता है, इन न्यूटन। और आपने एक यूनिट पढ़ी होगी केजीएफ, याद है केजीएफ पढ़ी है आपने, 9th क्लास में पढ़ी है केजीएफ, यस किलोग्राम सर। फोर्स। मैंने बताए थे ना कुछ बच्चों को जो पढ़ चुके 10th में, केजीएफ बताया था मैंने ना, या फिर जीएफ बोलते हैं, ग्राम फोर्स बोलते हैं। वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। बस आपको अभी तक न्यूटन ही पढ़ना, न्यूटन ही पढ़ना, न्यूटन को याद रखो बस। न्यूटन तो पता है सभी को कि नहीं पता? हाँ जी यस सर। सर, पता है। यस सर। ठीक है, ये तो पता है, बस ठीक है, इतना बहुत है। तो देखो, लिख लिया, लिख लिया सभी ने डेफिनेशन? यस सर। ठीक है, तो लिखो फर्स्ट केस, when lift is moving upward with acceleration a, when lift is moving upward with acceleration a। तो एग्जामिनर ऐसे पूछता है, a man is standing on weighing machine in lift, what will be the weight of that man if acceleration of lift is इतना? वो ऐसे कुछ बता देगा इतना, पर हमें तो क्वेश्चन ही में तो कॉन्सेप्ट से करना है। तो यहाँ पे आ जाओ वापिस। अब ये देखो, ये जो पर्सन है, क्या ये हवा में है, क्या इसके लेग वेइंग मशीन पर है? वेट मशीन पर। वेइंग मशीन पर है। तो यहाँ पे जब भी वो टच करता है हमारी बॉडी, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, कांटेक्ट की वजह से कौन सा फोर्स निकल के आता है, कौन सा फोर्स और निकल के आता है बच्चों? नॉर्मल फोर्स निकल के आता है। ठीक है, लेकिन इसका अभी तक लिफ्ट मूव नहीं करे, तो अभी नीचे की तरफ कितना वेट है, वो एम जी रहेगा, एम जी रहेगा, राइट। क्योंकि लिफ्ट कितने मीटर ऊपर जाती है, मुश्किल से 20, 30, 40 मीटर तो जाती है, वो भी 40 मीटर बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। 40 मीटर का मतलब पता है कितने फ्लोर हो गए, लगभग लगभग 10, 10, 12, 13 फ्लोर हो। अब हमारा जो अर्थ का रेडियस होता है वो होता है 64,000 किलोमीटर। 64 किलोमीटर में अगर मैं 10 मीटर ऐड भी कर दूंगा, 10 मीटर, ये तो किलोमीटर है, तो उसके जी पर तो कोई फर्क नहीं आएगा। यस और नो, मानते कि नहीं मानते? जी पे तो कोई नेग्लिजिबल ही फर्क आएगा। इवन आप चाहे बुर्ज खलीफा की बिल्डिंग में भी चले जाओ, वहां पे भी आपका जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 9.8 से मैक्सिमम 9.7, 9.6 जाएगा। ये भी मैं बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, उससे उससे भी ज्यादा ही रहेगा, 9.78 समथिंग रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि जी पे तो फर्क नहीं आएगा। तो फिर सर फर्क किस में आएगा, फर्क कौन पैदा करेगा? सर फर्क पैदा करेगा ये वेइंग मशीन, ये वेइंग मशीन डिफरेंट रिजल्ट देगा। अब देखो है क्या, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान के चलो आपका मास है 50 kg, 50 kg है, और जो वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन मेजर करती है वेट, और वेट में क्या आता है बच्चों, mg आता है। क्या आता है बच्चों, mg आता है। तो आप बोलते हो सर 50 × 10, मशीन को करना चाहिए सर 500 न्यूटन, ये तो करना चाहिए, यस और नो? इस मशीन को बोलना चाहिए आपका वेट 500 न्यूटन है। क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, हाँ क्लियर जी होगा सर। सभी को? लेकिन वेइंग मशीन ऐसे काम नहीं करती। वेइंग मशीन पता है एक्चुअली में क्या मेजर करती है बच्चों, ध्यान से सुन लो। वेइंग मशीन मेजर करती है आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, बस वही मेजर करते हैं। दोबारा सुन लो, क्या मेजर करती है बच्चों वेइंग मशीन? वेइंग मशीन मेजर करती नॉर्मल है रिएक्शन फोर्स। नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन लिख फोर्स। लो, सभी के सभी एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, वेइंग मशीन ओनली मेजर्स, ओनली लिखना जरूरी है, ओनली मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सर इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, मान के चलो कि लिफ्ट ना अभी मूव ही नहीं कर रही है,
ठीक है, बल्कि हमें पहला केस तो ये लेना चाहिए, लिफ्ट मूव ही नहीं कर रही है। अगर लिफ्ट मूव ही नहीं कर रही है तो ठीक है, क्या है, खड़े हुए हैं वेइंग मशीन पे, और वेइंग मशीन ने दे दिया बच्चों 500 न्यूटन दे दिया मान के चलो, या फिर मैं सिंपल बोलूंगा एमजी दे दी। एन ने वैल्यू क्या दे दी बच्चों, एमजी दे दी। क्यों क्यों दे दी, याद करो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इस ऑब्जेक्ट पर नीचे की तरफ फोर्स कितना है, आप बोलोगे एमजी। ऊपर की तरफ कितना है, एन है। क्या ऑब्जेक्ट कहीं मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, रेस्ट पर है। रेस्ट पे फिर क्या करते हैं हम, जो वाई एक्सिस फोर्स है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर, जो कि हो जाएगा एन की वैल्यू इक्वल टू एमजी। एमजी हो जाएगा। सबको क्लियर हो गया। इसका मतलब कि रेस्ट पर तो हमें ये वैल्यू आएगी, सभी को रेस्ट पर हमें ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सेकंड केस अब लेके चलते हैं, कौन सा, जब वो एक्सेलरेटेड अपवर्ड मोशन में जा रहा। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ऊपर की तरफ क्या है, एन है, नीचे की तरफ क्या है, एम जी है। यही तो है, और तो कुछ नहीं है, और तो कुछ नहीं है बच्चों, और तो कुछ नहीं ना। अब ध्यान से देखो, अभी मैंने समझाया था यहाँ पे क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। अगर मुझे नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, इसको इनर्शियल फ्रेम में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपने बोल दो सर इसको नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगा दो चुपचाप, समझ में आ गया। इसका मतलब कि अगर ये एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो यहाँ पे भी तो एक्सेलरेशन आएगा नीचे की तरफ, यस और नो, हाँ जी सर। यस और नो। पहले था जी एक्सेलरेशन, अब कितना आ गया, ए हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे एक और आ गया, एम ए आ गया, और एक्सेलरेशन कितना आ गया बच्चों, एम ए आ गया। पहले था एम जी, अब आ गया एम ए। तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम से बताना इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन इक्वल टू, अब ये किससे आ गया, रुक जाओ रुक जाओ, ठंड रखो। जैसे मैंने बताया था, जब ये फिक्टिशियस फोर्स में आ जाएगा, फिक्टिशियस फोर्स कंसीडर करेंगे, तो हमें क्या मानना पड़ेगा लिफ्ट को उस केस में, लिफ्ट को उस केस में क्या मानना पड़ेगा, सर रेस्ट मानना पड़ेगा। और सर जब रेस्ट में मानेंगे, इसका मतलब मोशन में नहीं है, मोशन में नहीं है मतलब कि इसका अगर मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाऊंगा तो क्या होगा, ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ एम जी, नीचे की तरफ एम ए। कोई डाउट किसी को, इक्वल टू 0, किसी को डाउट है क्या, किसी को डाउट है क्या, अगर नहीं है तो नो एन की सर। वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, एन की वैल्यू आ गई एम जी प्लस एम ए, और अगर मैं एन कॉमन लूं तो कितना आ गया बच्चों, जी प्लस ए। इसका मतलब जो वेइंग मशीन है वो आपका एमजी से ज्यादा वेट बताएगी कि एमजी से कम वेट बताएगी, हाँ एमजी जी, से ज्यादा। ज्यादा वेट बताएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर लिफ्ट अपवर्ड मोशन में जा रही है ना तो आपका वेट बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहे हैं, समझ में आ रहा है हाँ जी बच्चों, सर। नहीं आ रहा। आप वेइंग मशीन लेके जाना, लिफ्ट पे रखना, आप देखोगे 500 से 501, 502, 503 का, डिपेंडिंग ऑन एक्सेलेरेशन कितना। एक्सेलेरेशन मतलब ये समझ लो, अगर 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहा, या 0.5 भी मान लो, 0.5 मीटर की रफ्तार से जा रहा, 0.5 इंटू 50 कितना हो गया, 0.5 इंटू 50 हो गया 25, तो मैक्सिमम 525 दिखाने लग जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट, सिंपल। सबको क्लियर हो गया, क्या पॉइंट सबको क्लियर हो हाँ जी गया, सर। यस और नो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। प्रीत, मनीष क्लियर है, विनीत, यस सर। ठीक है। थर्ड केस देखो, थर्ड केस क्या है बच्चों, आपको पता है जब ऊपर की तरफ लिया तो थर्ड केस क्या मानना पड़ेगा, थर्ड केस मानना पड़ेगा, अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है। अब जब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, ये आपका वेइंग मशीन है, यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, तो मुझे सूडो फोर्स क्या मानना पड़ेगा, ऊपर की तरफ मानना पड़ेगा, यस और नो। ऊपर की तरफ मानूंगा बच्चों, ध्यान सुन लो, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ मानूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब जो आपका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स है, कोई बताएगा मेरे को, ऊपर की तरफ कौन कौन से फोर्स हैं, नॉर्मल और एक्सेलरेशन। हाँ सूडो नॉर्मल फोर्स है, और नॉर्मल।
और एक्सेलरेशन फोर्स है एमए वाला। यहां तक क्लियर? अब ये कहाँ पे है, रेस्ट पे है कि नहीं है क्या ये? अब सर क्या कह रहे हो सर, अब तो बता चुके हो ना, फिक्टिशियस फोर्स करने के बाद रेस्ट पे आ गया। इसका मतलब कि जो अपवर्ड वाले हैं वो एन प्लस एम में माइनस एम जी इक्वल टू 0। एन की वैल्यू क्या हो गई, एम जी माइनस एम ए। इसका मतलब कि आपका जो वेट होगा वो क्या दिखाएगा बच्चों, आपका वेट क्या दिखाएगा बच्चों, कम दिखाएगा, जाएगा। कम दिखाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे एक लाइन लिखना, अगर मैं आपसे पूछूं पहला केस है, पहला केस में, चलो पहला केस तो है ना, दूसरे केस में बताओ, फिर पहला केस का बताऊंगा। यहाँ पे एपरेंट वेट ज्यादा होगा कि कम होगा, एपरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम होगा कि ज्यादा होगा सेकंड केस में? ज्यादा। तो क्या होगा, ज्यादा होगा। वेरी गुड, तो लिखो सेकंड केस में लिखना एपरेंट वेट इज हायर देन एक्चुअल वेट, एपरेंट वेट इज हायर देन एक्चुअल वेट। कौन से केस में बच्चों ये, कौन सेकंड से केस केस में में, सेकंड केस में। थर्ड केस में क्या मानोगे आप, थर्ड केस में कम होगा। कम होगा। कम हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट केस में क्या होगा, सर सेम सेम रहेगा। है सेम रहेगा। सेम रहेगा, बिल्कुल करेक्ट। इसका मतलब कि फर्स्ट केस में अगर वो रेस्ट पर है तो क्या होगा बच्चों, उस केस में ये मेरा एपरेंट वेट इक्वल टू रियल वेट बन जाएगा, एक्चुअल वेट बन जाएगा, जो भी है रियल एक्चुअल जो भी है। यहां तक क्लियर हो गया? हाँ जी सर। यस सर। अब दो केस और लेके चलते हैं, फिर खत्म है टॉपिक। चौथा देखो, चौथा मैं मान रहा हूं, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी चलो मान लेते हैं कि अगर बहुत लंबी लिफ्ट है, बुर्ज खलीफा वाली लिफ्ट है मान के चलो, उसने कांस्टेंट स्पीड पे डाल रखी है इसको, कांस्टेंट स्पीड पे, मतलब कि यहाँ पे लिखोगे आप स्पीड इज कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट रहता तो एक्सेलेरेशन कितनी हो जाती है बच्चों आपके पास, जीरो। जीरो। किसकी एक्सेलेरेशन जीरो हो गई, लिफ्ट। लिफ्ट की एक्सेलेरेशन जीरो हो गई। अगर लिफ्ट की एक्सेलेरेशन जीरो हो गई तो मुझे बताओ क्या इस केस में मेरे को फिक्टिशियस फोर्स कंसीडर करने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं है नहीं है। सर। एक्सीलरेशन ही जीरो है, तो नो नीड फॉर कैलकुलेशन ऑफ फिक्टिशियस फोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना, एन ऊपर की तरफ एन, नीचे की तरफ, एम जी। एम जी। और तो कुछ नहीं है क्या, और कुछ लग रहा है क्या आपको? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब कि एन माइनस एम जी इक्वल टू जीरो, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्ची, एम जी आ एम गई। जी। इसका मतलब ऐसे आपके पास दो केस हैं, या तो एक्सेलरेशन जीरो हो या फिर रेस्ट पर हो। दोनों ही केस में हमारा जो वेट होगा वो एक्चुअल वेट के बराबर होगा। तो ऐसा मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से बताना। देयर इज ओनली वन केस इन विच एक्चुअल वेट विल बी इक्वल टू apparent weight when acceleration become zero. There is only one case in which apparent weight equal to real weight, that is acceleration equal to zero. क्या स्टेटमेंट सही है, रॉन्ग है? रॉन्ग है सर। रॉन्ग है, रॉन्ग है क्यों, क्योंकि रेस्ट पे भी तो हो सकता है। हाँ जी सर। अगर ये बोलता कैन बी तो आप बोलते हाँ चलो ठीक है, तब के लिए तो ये ठीक है, अदरवाइज आप बोलोगे क्या ये गलत स्टेटमेंट। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ हाँ तक? जी सर। सर ये हाइपोथेटिकल है ना। क्या क्या हाइपोथेटिकल है, केस 4 माना हुआ है। क्या माना हुआ है? सर जब रेस्ट से लिफ्ट चली होगी तब तो कुछ एक्सेलरेशन हुआ ही होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, उस कंडीशन पे हो सकता है, लेकिन जब वो एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ लेगी उस ड्यूरेशन का भी तो एक केस बन सकता है कि नहीं बन सकता? देख मान के चल क्या हुआ कि तेरी लिफ्ट क्या हुई, स्टार्ट हुई और बहुत ऊंची बिल्डिंग है, मान के चल कि 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग। अब ऐसा थोड़ा ना कि एक्सेलेरेशन बढ़ती ही रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, ऐसे तो नहीं होता ना। एक स्पीड के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है ना, कांस्टेंट चलती रहती चलती रहती चलती रहती, लेकिन जब उसको पहुंचना होता है तब स्पीड कम होती है। मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग में यस एक्सेलेरेशन विल बी हायर, तो तू बोलेगा हो सकता है जो पहले 500 न्यूटन आना था ना रेस्ट पर, वो तेरा 525 हो गया। अब क्या होगा, जैसे वो कांस्टेंट स्पीड पे आएगा तेरे दोबारा 500 हो जाएगा, 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 और जैसे वो पहुंचने वाला हो तो तेरा वेट क्या हो जाएगा,
475 कम हो जाएगा। याद कर, हमने केस पढ़ा था ना, जब एक्सेलरेशन कम होने लग जाएगी, ठीक है, तो तेरा क्या हो जाएगा, जीरो वैल्यू हो जाएगी, वेलोसिटी कम हो जाएगी ना तेरी, तो रिटार्डेशन मोशन में आ गया, तो रिटार्डेशन मतलब कि वहां पे नेगेटिव एक्सेलरेशन होने लगी। क्लियर है? यस क्लियर सर। हो गया? हाँ जी सर। ठीक है। एक फिफ्थ केस है जो कि इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट में कभी कभी चढ़ते हैं तो कभी कभी थोड़ा डर भी लगा रहता है, पता नहीं लिफ्ट खराब ना हो जाए, कुछ हो ना जाए। लेकिन पहले जो होती थी, पहले वो अभी भी वैसे उसी से ही चलती है। पहले वो क्या होता था बच्चों, रॉड थी या स्ट्रिंग होती थी ना, मजबूत वाली स्ट्रिंग, उससे होती हाँ जी थी। सर। मान के चलो स्ट्रिंग ब्रेक हो गई, टूट ही गई। अगर टूट गई तो क्या होगा, बताओ भाई। लिफ्ट नीचे अगर जाएगी। तू, लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट। तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन कितना होगा, फिर बढ़ता जाएगा जी माइनस सर। जी। 9.8। हाँ, जी की डायरेक्शन में, जी की वेलोसिटी से जाने लग जाएगा। अगर जैसी ब्रेक हो जाएगी बच्चों, एक्सेलरेशन बन जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी बच्चों, जी के बराबर हो जाएगी। जी वेरी गुड। अगर जी के बराबर हो गई तो फिर मेरे को फिक्टिशियस मानना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो एक्सेलरेशन आ गया है, तो मानना मुझे क्या पड़ेगा। मानना पड़ेगा बच्चों, फिक्टिशियस एक्सेलरेशन मानना पड़ेगा। और मान लिया। अब बताओ मुझे, फ्री बॉडी डायग्राम क्या क्या होगा यहाँ पे, फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर की तरफ क्या क्या है, नॉर्मल और एम जी। नॉर्मल और एम ए एम है, जी। जो कि किसके बराबर है, एम जी के ही बराबर है, क्योंकि इक्वल टू जी। नीचे कितना है, नीचे एम जी। एम जी है। लगा दो न्यूटन फर्स्ट लॉ, एन प्लस एम जी इक्वल माइनस टू एम जी इक्वल टू जीरो। एन की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। जीरो। जिसका मतलब कि जैसे ही लिफ्ट नीचे जाने लगी ना, कौन से वेलोसिटी से, कौन सी वेलोसिटी, एक्सीलरेटेड वेलोसिटी से, 9.8। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, उस केस पे आपका वेट कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो। जीरो इसका हो मतलब जाएगा। कि इस कंडीशन का मतलब पता है क्या हो, इस कंडीशन का मतलब क्या हो, इस कंडीशन का मतलब हुआ, इफ अ बॉडी इज falling free at देन वेट जीरो। acceleration due to gravity at that case, and will become zero। और इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं बच्चों, जीरो। वेटलेसनेस। वेट ही खत्म हो गया उसका, मास होना खत्म हुआ, मास खत्म हो जाएगा क्या, मास खत्म नो होगा कि सर। नहीं होगा सर, मास मास खत्म नहीं में होगा, रहेगा। क्या खत्म होगा, वेट उसका जीरो बन जाएगा। यहाँ तक लोग कोई डाउट है क्या, नो सर। सबको क्लियर हो गया। सर आपने n इक्वल टू 0 नीचे क्या लिखा है? वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। आयुष, अस्मिता, दर्शिका क्लियर है, लीजा, सर हितेन, यस एक्सीलरेशन सर। की किससे बात करेगा, ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यश क्लियर है, विनीत, वैभव। Yes, sir. यस सर। तो उस पर सर क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल देखो आया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा आ रखा है, कोई टफ तो आ नहीं सकता इसमें, सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो, वो बोलता है ऐसे, कंडीशन बोल देगा उस कंडीशन में, लेकिन हम सारी कंडीशन में निकालेंगे। मान के चलो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, टाइम है आपका सेकंड में, वेलोसिटी है आपकी मीटर पर सेकंड। वो बोलता है ये लिफ्ट है ना, ये लिफ्ट की वेलोसिटी है, ठीक, किसकी है बच्चों, लिफ्ट की वेलोसिटी है। और लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m, क्या है बच्चों, मास है m, ठीक है, m है, ठीक है। तो ये बोलता है जो लिफ्ट है, लिफ्ट की जो वेलोसिटी है वो इस तरीके से है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे है बच्चों 20, यहाँ पे है बच्चों 0, यहाँ पे है 10, यहाँ पे बोलता है वो 30 है, और यहाँ पे बोलता है 35 है, ठीक है। ये तो टाइम हो गया, ऊपर हो गया 20। तो वो क्या बोलता है, ड्रॉ द रीडिंग्स ऑफ वेइंग मशीन, draw the reading of weighing machine and
अच्छा ड्रॉ करना ना, मैं ड्रॉ द वेइंग मशीन, वे रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमें एक ड्रॉ करना है ग्राफ। ग्राफ भी आ सकता है ड्रॉ करने के लिए, कि 4 ऑप्शन होंगे ग्राफ के, बताओ कौन सा है। ठीक है, कैसे आएगा सिंपल। हाँ जी सर। तो तुम बताओ मुझे वेइंग मशीन के लिए एक्चुअल में क्या चाहिए। अभी तक आपने कितना पढ़ लिया, वेइंग मशीन के लिए मुझे 3 चीजें चाहिए। क्या? एक एन चाहिए, एक एम जी चाहिए, और एक एम ए चाहिए। यही तो चाहिए बच्चों, यस और नो? हाँ जी यस सर। और नो? क्या मेरे को एम पता है? चलो एम तो उसने नहीं दे रखा है, ठीक है, एम को तो चलो मारो गोली। ए क्या हमें पता ए है। दे रखा है? ए पता है बच्चों? हमें ए पता चल सकता है क्या कहीं से? पता है 2 मीटर पर सेकंड। हाँ वेरी गुड, ये ग्राफ से पता चल जाएगा सर। ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हमें बचपन से पढ़ रखा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? मान के चलो ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। अब आप देखोगे फ्रॉम ए बी आपकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, मतलब वहां पे एक्सेलेरेशन होगा ही होगा। यहाँ पे आपकी वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एक्सेलेरेशन कितना होगा बच्चों? जीरो होगा। यहाँ पे क्या है बच्चों? वेलोसिटी कम हो रही है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन रिटार्डेड में होगा। ठीक है, इसको लो, यहाँ पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव। ठीक है सर, ठीक है सर। तो पॉजिटिव वाले केस में लेके चलते हैं। तो पहले तो देखो एक्सेलेरेशन निकालते कैसे। सबको पता है एक्सेलेरेशन क्या होता है? हमें स्लोप देता है। क्या देता है बच्चों? स्लोप देता है ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 माइनस y1, यहाँ पे 20 20 माइनस जीरो डिवाइड बाय 10 माइनस जीरो, तो कितना आ गया बच्चों? आप बोलोगे 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये जब 2 मीटर पर सेकेंड है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की ऊपर की तरफ। तरफ जा रहा है। तो अगर अपवर्ड मोशन में जा रहा है, तो उस केस में एन की वैल्यू क्या थी, याद है? ए- बताओ अभी क्या लिखवाया था? सर एम एम ब्रैकेट में टाइम्स जी प्लस ए। जी प्लस जी ए था, प्लस ए। बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एम की वैल्यू ले लो आप। एम की वैल्यू ले लो, 50 kg ले लो। लिख लो 50 kg। तो 50 है, जी की वैल्यू आपको पता 10 लेनी है। ये 2 दे दिया तो कितना होगा? 12। 12 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 12 इंटू 5 600 हो गया। हाँ, यस और नो? 600 न्यूटन हो गया। हाँ जी सर। ठीक है, एक नोट में डाल के लिख लो, इसको हम 60 kgf भी बोलते हैं। इसका मतलब कि 10 न्यूटन किसके बराबर होता है? 1 kgf के। सर ये कैसे आ गया? सर मेरे को नहीं समझ में आया। थोड़ा सा वेट कर लो, ग्रेविटेशन में समझेंगे इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो अब निकालते हैं फ्रॉम बी ए टू टू सी। अब बी टू बी सी में एक्सेलेरेशन कितना है माइनस बच्चों? माइनस एक्सेलेरेशन कितना है? जीरो नहीं है क्या? अरे बी टू सी में, बी टू सी में एक्सेलेरेशन कितना है? जीरो। उस केस जीरो। में नॉर्मल किसके बराबर होता है बच्चों? नॉर्मल, आप बोलोगे सर केवल mg के ही बराबर होगा। तो 50 इंटू 10 कितना होगा बच्चों? 500। 500 न्यूटन, या फिर 50 kg। 50 kg है। क्लियर एवरीवन? क्या ये बात हाँ क्लियर जी। होगी सभी को? ठीक है, अब तीसरा केस बचा बस लास्ट, फ्रॉम सी टू डी। अब सी डी में एक्सेलेरेशन निकालना। पहले एक्सेलेरेशन देखो कैसे निकलेगा, फिर वही वाला पॉइंट। y2, इस पे वाई टू y की वन। वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू जीरो, इस पे y की वैल्यू कितनी है? 20। तो 0 - 20, 35 - 30, 0 -4। - 20, 35 - 30, तो कितना होगा बच्चों? -20 डिवाइड बाय 5, दैट विल बिकम -4 4 मीटर पर मीटर सेकंड। पर सेकेंड। अब ये देखो एक्सेलेरेशन नेगेटिव है, मतलब कि नीचे की तरफ जा रही है। यस और नो? हाँ जी एक्सेलेरेशन सर। नीचे की तरफ जा रही है। और जब रिटार्डेड मोशन में रहते तो याद है एन की वैल्यू क्या थी? सर एन की वैल्यू थी एम टाइम्स जी माइनस ए। जी माइनस से। तो एम कितना था? 50। ये कितना हो गया बच्चों? 10 - 4 कितना होगा? 6। 6 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 300 kg, सॉरी न्यूटन। और कितना बन जाएगा बच्चों? 30 30 kg। kg। ये बन गया। ठीक है सर। अब एक चीज बताओ मेरे को, भाई इतना बताना है।
अब एक चीज बताओ, मैंने आपसे जो टाइम ड्यूरेशन पूछा पहले वो बताओ। आपने जो मेरे को ए से बी मतलब 0 से लेकर 10 सेकंड बताया, उसमें एक्सेलेरेशन 2 है, एक्सेलेरेशन 2 है, इसका मतलब क्या एक्सेलेरेशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहले तो ये बताओ। ए से लेकर बी तक बताना, केवल ए से लेकर बी कांस्टेंट तक है। में क्या इस कांस्टेंट पॉइंट है पर 2 इन मीटर पर सेकंड सर। कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कांस्टेंट हुआ। जब ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसका मतलब कि ये भी तो कांस्टेंट ही है, यस और नो, पूरे होल टाइम में 0 से लेकर 10 तक क्या उसका वेट चेंज हो जाएगा? सर सर बिल्कुल वेट नहीं चेंज होगा। तो मैं इसको कैसे ड्रॉ करूंगा? मैं बोलूंगा सर 0 से लेकर 10 तक ना आपकी रीडिंग होगी सिंपल ऐसे, स्टेट हो गई। समझ में आ गया सभी को? हाँ जी सर। अब क्या हुआ, 10 से लेकर 30 तक क्या हुआ? 10 से लेकर 30 तक 500। 500 हो गया, तो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा, किस पे चला जाएगा? 500 तक चला जाएगा। 500 तो तुम कौन दे लिया अभी? ये हो गया 30 तक। और कितनी वैल्यू होगी बच्चों इसकी? 500 होगी। 500 और 530 से लेकर 35 तक क्या हो जाएगा बच्चों? 300। 300 हो जाएगा। ये इसका ग्राफ है बच्चों का, खत्म, बस खत्म। ये है क्वेश्चन, ये आता है क्वेश्चन। सर 35 के बाद नीचे दिखा दें? नीचे क्यों दिखाएगा? एक्सेलेरेशन 0। हाँ, अगर तेरा एक्सेलेरेशन 0 हो भी जाता, मान के चल ये तूने सही बोला कि 35 बाई के क्या दिखा, तो तूने थोड़ा सा बस लॉजिक लगा। 35 के बाद यहाँ पे बता एक्सेलेरेशन कितना होगा तेरा? 0। रेस्ट पर आ गया ना तू तो बोलेगा आफ्टर 35 इट इज एट रेस्ट, क्योंकि वेलोसिटी नहीं है ना यहाँ पे, यस और नो। अब जब वेलोसिटी नहीं है तो उस केस में तेरी क्या होती थी वैल्यू? कितनी थी वैल्यू बताओ, कितनी होगी बच्चों? रेस्ट पर वैल्यू क्या थी न्यूटन की नॉर्मल रिएक्शन की? कितनी वैल्यू थी रेस्ट पर? हाँ जी। mg के बराबर। इसका मतलब कि अगर मुझे आफ्टर 35 बनाना है तो मेरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए आफ्टर 35? आफ्टर 35 मेरी वैल्यू होनी चाहिए 500 के आसपास। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या हाँ ग्राफ जी सर। रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस पोर्शन, ये लिख लियो एट रेस्ट। तो आपका ये रिजल्टेंट होगा। तो वही मशीन ऐसे आपकी फ्लक्चुएट करती रहेगी पूरे इंटरवल में, 600 से 500, 500 से 300, जैसी लिफ्ट रुकेगी, चाहे कोई से भी माले पे रुके, कौन से फ्लोर पर रुके, तुरंत 500 न्यूटन दिखा देगी, 500 न्यूटन शो कर देगी, खत्म। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। सर ठीक है। एक और भी एक और भी बच्चों वेट मेजर करने के लिए चीजें होती हैं, ठीक है? क्या होती है? वो होती है स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस होती है, स्प्रिंग बैलेंस। अब सर ये स्प्रिंग बैलेंस क्या है, पहले समझते हैं। स्प्रिंग बैलेंस ना इस तरीके से होता है, मान के चलो कि ऐसे रहता है उसके अंदर, ये ना आपने देखा होगा, बचपन में देखा होगा, हाँ जी सर। ऐसे ना इसके अंदर स्प्रिंग रहती है, अंदर से आती है, ऐसे स्प्रिंग रहती है बच्चों, ठीक है? और यहाँ पे खूंटा सा लगा रहता है, ठीक है? अब वो क्या करता है, वो रीडिंग मेजर करता है, मानते हो किसी भी पॉइंट से मेजर कर सकता है, हो सकता है इस पॉइंट से मेजर कर रहा हूं यहाँ पे। अब अगर मैं इस पर कोई वेट नहीं लटका हुआ ना, तो वापस ये वाला पॉइंट कहाँ चला जाएगा? स्टार्टिंग पॉइंट पे चला जाएगा, इसके अंदर ही चला जाता है। आपने देखा होगा कि ऐसे लटका रहता है वेइंग मशीन, अभी मैं दिखा दूंगा ऑनलाइन भी, ऐसे रहेगी आपकी, अंदर की तरफ रहती है ऐसी पूरी की पूरी, और ऐसे ऐसे लटका रहता है खूंटा, ऐसे खूंटा से लटका रहता है। जैसे ही आप इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया, या जैसे आपने पॉलिथीन बैग रख दिया, कोई भी बैग रख दिया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कोई पॉलिथीन रख दिया, या कोई पर्सन कोई लटका दिया, छोटे से बच्चे को लटका दिया इसके अंदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यहाँ पे वो रीडिंग बता देगा, यहाँ पे वो रीडिंग बता देगा, इसकी लेंथ मेजर करके बता देगा, लेंथ के अकॉर्डिंग कि इसके अंदर कितना उसका वेट है, ऐसे बताएगा, हाँ जी सर। ठीक है बच्चों? इस तरीके से बताता। तो सर जब ये बताता है तो एक्चुअली ये मेजर कर क्या रहा है? आपने बताया था कि स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है?
स्प्रिंग बैलेंस से बच्चों वेट मेजर करता है। सर वेट मेजर कर रहा है इसका मतलब कि यह एक तरीके का फोर्स मेजर नहीं कर रहा, क्योंकि एमजी भी तो फोर्स ही होता है, वेट भी आपका फोर्स होता है। अभी सर ये तो लटक रहा है, सर ये तो लटक रहा है, ये तो ग्राउंड पे ही नहीं है। अगर सर ये ग्राउंड पे नहीं है, क्या ये नॉर्मल फोर्स मेजर करेगा कि नहीं करेगा बच्चों? क्या नो सर। ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो ये सर मेजर क्या करेगा? कोई सोच के बताएगा मेरे को, क्या मेजर करेगा फिर ये? सर एमजी। एमजी। अबे करेगा तो एमजी, लेकिन वहां पे नॉर्मल था, नॉर्मल के थ्रू हम एमजी को मेजर कर रहे थे, तो किसके थ्रू हम मेजर करेंगे एमजी को? सर टेंशन। टेंशन। हाँ वेरी गुड, टेंशन के थ्रू मेजर करेंगे। वेरी गुड, यहाँ पे किसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा बच्चों? टेंशन का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? तो वहां पे हमने किसके थ्रू मेजर किया था? हमने किया था वहां पे बच्चों नॉर्मल। क्यों नॉर्मल किया था? क्योंकि नॉर्मल फोर्स क्या होता है बच्चों? आपका सरफेस पे टच हो रहा था, इस वजह से। अब ये तो सर सरफेस पे टच ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं बच्चों? टेंशन। टेंशन फोर्स मेजर करेगा, टेंशन फोर्स मेजर करेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आगे आगे और अच्छे से डिटेलिंग करेंगे स्प्रिंग के बारे में। अभी बस आपको इतना लिखना है, लिख लो। स्प्रिंग बैलेंस आल्सो मेजर्स वेट। Spring balance also measures weight by measuring tension in the string, by measuring tension in the string. By measuring tension in the string. ठीक है? ठीक है बच्चों, ये डायग्राम बनाना बना लो। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करते हैं, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बना लो, डायग्राम बनाना तो मेजर ये वही करेगा, एमजी ही मेजर करेगा दोनों ही केस में, एमजी ही मेजर करेगा। बना ले सभी ने? बना लिया बच्चों? हाँ जी सर। तो देखो क्वेश्चन लिखो। Yes, sir. कोई चुटिया बांधता तुम्हारे में? चुटिया चुटिया? भला ऐसी कोई गलत बात नहीं है, पर अच्छी बात है। लेकिन क्या किया, एक बच्चा ही पढ़ता नहीं था, ठीक है, तो टीचर ने क्या किया धर ले तो सर। है, उसकी चुटिया से ना वो खूंटा बांध दिया सिर पे उसके। समझ में आ गया? और जैसी जैसी मैंने खूंटा छोड़ा तो उसके पैर भी टच कर रहे हैं, वहां पे पैर भी टच कर रहे हैं, और खूंटे से भी लटका हुआ, खूंटे से भी लटका हुआ, जस्ट उसके पैर भी टच कर रहे हैं उस कंडीशन में। तो लिख लो, द पर्सन is standing on the weighing machine. The person is standing on the weighing machine in the lift, and its weight also measured by spring balance. Its weight also measured by spring balance. What will be the acceleration of the lift? What will be the acceleration of the lift in upward direction? In upward direction, if reading of weighing machine is 400 Newton and spring balance is 200 Newton. Considering mass of the object is 50 kg. Mass of the object is 50 kg. अब देखो उसने दो चीजें दे दी, एक तो वेइंग मशीन की रीडिंग दे दी, और एक बच्चों किसकी दे दी? स्प्रिंग बैलेंस की भी रीडिंग दे दी। इसने दो रीडिंग दे दी है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, टेंशन जो होगा, एक सेकंड रुको,
अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अब अगर ये लटका नहीं होता, अगर ये लटका नहीं होता, जो स्प्रिंग का खूंटा है क्या ये ऊपर की तरफ नहीं होता, यहाँ पे होता ना बच्चों, यस और नो, है ना? अब ध्यान से बताना, देखो अगर कोई खूंटा ऐसे मैं इसको खींच के नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो टेंशन ऊपर की तरफ होगा नीचे की तरफ? अभी बताया था कहाँ पे, बताया था टेंशन हमेशा कहाँ पे होता है, जिस पॉइंट पे मेजर करते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका मतलब कि मुझे बताओ इस पॉइंट पर टेंशन कहाँ होगा सर, ऊपर की तरफ होगा। बात मानते हो कि नहीं मानते? यस और नो? हाँ जी यस सर। और नो बच्चों? ठीक है, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ये मास हो गया m, ऊपर की तरफ आपने बोल दिया टेंशन है, नीचे की तरफ mg है, और तो कोई फोर्स नहीं है, और कुछ है क्या बच्चों? ध्यान से देखो, और तो कुछ नहीं है क्या? ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एक्सेलरेशन है। तो मुझे इसका 50 मानना पड़ेगा किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड अपोजिट डायरेक्शन में। तो नीचे की तरफ क्या बन जाएगा, वो एम ए बन जाएगा। डायरेक्शन। और तो कुछ नहीं है अभी भी, कि और कुछ भी है? सर नॉर्मल भी है। हाँ, भूल क्यों गए भाई, वेइंग मशीन में तो रिजल्ट दे रही है, तो भाई साहब यहाँ पे नॉर्मल है भाई। ये छोटी छोटी बातें याद रखनी होती है, बस काम खत्म। अब ये किस पे आ गया? अब ये सर रेस्ट पे आ गया। रेस्ट पे आ गया तो न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा दो, लगा दो। क्या करते हैं, अपवर्ड वाले लिख दो एक साथ, डाउनवर्ड वाले लिख दो एक साथ। ठीक है, टी की वैल्यू कितनी थी? टी की वैल्यू कौन देता है सर? वो देता है स्प्रिंग बैलेंस, जिसकी वैल्यू कितनी है? 200। एन की वैल्यू कितनी है? 400। एम कॉमन ले लिया, ए प्लस जी हो गया। कितना हो गया? ए प्लस जी। एम की वैल्यू कितनी है बच्चों? 50 के जी, ये 600, और ये हो गया ए प्लस जी। जीरो से जीरो काटा, 5 से कितना काटा? 12 पे, तो 12 आ गई इक्वल टू ए प्लस जी की वैल्यू 10 होते, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे? 2 2 मीटर पर मीटर पर सेकंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। यहाँ से पढ़ के तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या क्या कर दिया, लेकिन थोड़ा सा बना लोगे ना क्वेश्चन, फ्री बॉडी डायग्राम, तो बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। क्लियर हो गया सभी को, यस और नो? हाँ जी सर। क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो इसका जवाब दे देगा तो मैं समझ जाऊंगा मजे आ गए भाई। मेरे को तो मतलब तुम्हें पढ़ा के मेरा टॉपिक मजा आ गया। तो मैं क्वेश्चन क्या है मेरा, अभी एक्सेलेरेशन कितनी है बच्चों? अभी एक्सेलेरेशन बताओ मेरे को कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड। 2 मीटर पर सेकंड। मैं बोलता हूँ अगर एक्सेलेरेशन 3 मीटर पर सेकंड हो जाए या 4 मीटर पर सेकंड हो जाए, दोबारा सुनो, एक्सेलेरेशन 3 या 4 हो जाए, तो उस केस में वेइंग मशीन की वैल्यू चेंज होगी, या स्प्रिंग बैलेंस की वैल्यू चेंज होगी, या दोनों की होगी, या दोनों की नहीं होगी? क्वेश्चन लिख लो। सर दोनों की नहीं होगी। एक मशीन की बढ़ेगी। अरे ठंड तो रख ले, पहले ऑप्शन तो लिख ले भाई, बता दियो, ऑप्शन तो लिख ले। ऑप्शन लिख, इफ acceleration is increased beyond 2 meter per second square, if acceleration is increased beyond 2 meter per second square, which of the following reading will be changed? Option A, weighing machine. Option B, spring balance. Option C, both. Option D, none. और रीजन भी देना है क्यों। हाँ भाई बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर डी। एक कह रहा है डी, चलो बहुत ही बढ़िया, शाबाश। और कौन है? मशीन। सर सी। एक कह रहा है वेइंग मशीन, एक कह रहा है बहुत। बहुत। बहुत कह रहा है, और भी बहुत। चलो चलो, और कोई नहीं है क्या? है? सर सी। सी कह रहा बहुत। अश्मित शक हो क्या? हो क्या? जल्दी बताओ सर क्या शायद से होगा कुछ चेंज बच्चों? नहीं होगा। नहीं, वेइंग मशीन होगा। ध्यान से सुनो बस, एक्चुअली
थोड़ा इमरजेंसी काम आ गया तो मेरे को जाना पड़ेगा, और ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वेइंग मशीन है, ठीक है, लास्ट क्लास में करेंगे। देखो वेइंग मशीन क्यों बोला मैंने, जैसे जब इसकी एक्सीलरेशन ऊपर जाएगी, क्या ये कंप्रेस या एक्सपेंड होगा? भाई आप तो लड़के ही रहोगे। अब एक्सीलरेशन ये थोड़ा कि एकदम से 50 होगा जिससे तू कूदने लग गया ऐसे ऊपर की तरफ, ऐसे तो नहीं हुआ ना। मैंने क्या बोला, 2 से 3 हुआ, 3 से 4 हुआ, यही तो हुआ, ठीक है। इसकी वजह से क्या ये जो स्प्रिंग है, क्या ये स्प्रिंग कंप्रेस या क्या एक्सपेंड होने लग जाएगी बहुत ज्यादा, ऐसा कुछ होगा क्या? या कंप्रेस होने लग जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और जब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जितना ज्यादा ये खींचेगा उतना ज्यादा वेट बढ़ेगा, जितना कम खींचेगा उतना वेट कम हो जाएगा। इसका मतलब कि सर यहाँ पे तो कंप्रेशन और एक्सपेंशन हो ही नहीं रहा स्प्रिंग का। अगर 2 से 3 हो गई तो इसका मतलब कि अगर 2 से 3 हो जाएगी तो स्प्रिंग बैलेंस का तो रिजल्टेंट नहीं आएगा। तो मतलब ऊपर की तरफ एन जा रहा, आपने पढ़ा है जब सर ऊपर की तरफ एन जाता है ना, मतलब एक्सेलेरेशन जब पॉजिटिव होता है तो सर वेट तो बढ़ता है। अब वो वेट कौन रिजल्ट बताएगा? अब वो एक ही ऑप्शन है, कौन बता सकता है? वेइंग मशीन ही बता सकता है। सर में आ गए सभी को? क्लियर है एवरीवन? सभी को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिख Yes, लो, sir. लिख लो। इफ एक्सेलरेशन इज इंक्रीज्ड बियॉन्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे मत बोलना सर 50 कर दी मैंने एकदम से, एकदम से हो नहीं सकते। 50 कैसे कर देगा एकदम से? भाई 2 से 3, 3 से 4, ऐसे तो धीरे धीरे बढ़ाएगा। यस और नो? एकदम से हवाबाजी थोड़ा हो रही है। पहली बात तो 50 मीटर पर सेकंड मतलब तूने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से भी तेज दौड़ाने लग गया चीजें, इतना तेज आराम है वो, हो ही सकता है ना। हाँ जी सर। तो लिखो, इफ एक्सीलरेशन इज इंक्रीज बियॉन्ड 2 मीटर पर सेकंड, लेट अस कंसीडर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, the spring will not compress or expand. The spring will not compress or expand. Thereby, spring balance will not measure any reading. However, since आप लिखोगे n प्लस p इक्वल टू m टाइम्स g प्लस a हो गया है, मतलब कि 50 प्लस 10 प्लस 3 हो गया, तो ये हो गया 150 हो गया। पहले कितना आ रहा था बच्चों? पहले कितना आ रहा था? पहले देखोगे, सॉरी 150 नहीं, 13 हो गया। 13 इंटू 15 कितना होता? 13 इंटू 50 है 650। तो कितना बढ़ गया बच्चों एक्स्ट्रा? 50 बढ़ गया। तो लिखोगे द एक्स्ट्रा 50 न्यूटन इज मेजर्ड बाय वेइंग मशीन। एक्स्ट्रा 50 न्यूटन इज मेजर्ड बाय वेइंग मशीन। सर में आगे वाला क्वेश्चन सभी को? हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो यहीं तक रखते हैं बच्चों क्लास अभी, ठीक है। हाँ जी सर।